हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर के सवालों पे आ चुके थे, जहां पे अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 3 मार्क्स में आएगा या फिर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। चूंकि ये सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसी वजह से ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा तो कहानी को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो अपने इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने जो भी निंजा टेक्निक सीखी है सर, उन निंजा टेक्निक्स को यहां पे भी अप्लाई करते हुए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं सर, ताकि सही तरीके से सवाल का डायग्राम बना पाए। सवाल यहां पे कह रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 meters फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल के अंदर कुल मिला के एक बलून पे चर्चा चल रही है सर, एक गुब्बारे पे चर्चा चल रही है सर। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको कई दफा बताया है कि कोई भी ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल मिले जहां पे सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो कि सवाल के अंदर किसी उड़ने वाली चीज का जिक्र हो रहा है सर, तो इस टाइप की सिचुएशन में सवालों को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि वो उड़ने वाली चीज आपको हवा में मिलेगी। अब इस कंसेप्ट को अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो मुझे दिख रहा है सवाल के लैंग्वेज में एक गुब्बारे का जिक्र हो रहा है सर। तो बिना पूरा सवाल पढ़े ही इस कंसेप्ट को अप्लाई करने से पता लगता है सर कि मेरा जो गुब्बारा होगा वो हवा में होना चाहिए। और यहां पे सवाल को पूरा पढ़ के ये क्लियर भी हो रहा है सर कि मेरा जो गुब्बारा है वो हवा में है। देखो कैसे क्लियर हो रहा है, पहली वाली लाइन को पढ़िएगा। तो पहली वाली लाइन को पढ़ोगे सर तो यहां पे क्लियरली कहा जा रहा है कि मेरा जो गुब्बारा है वो इतना मीटर की ऊंचाई पे है। तो गुब्बारा अगर इतना मीटर की ऊंचाई पे है सर, तो यहीं से कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है सर कि गुब्बारा जो है वो हवा में है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सर, अगर हम कभी भी इतना मीटर की ऊंचाई पे है किसी हाइट की बात करते हैं सर, तो हाइट के बारे में बताने के लिए पहले कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। अब मुद्दा यह है सर, इस सवाल में रेफरेंस क्या है? तो सवाल पढ़ के अगेन हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि इस सवाल के लिए हमारा जो हाइट मेजर करने का रेफरेंस है सर वो ग्राउंड है। यानी कि यहां पे सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के लैंग्वेज में ग्राउंड का जिक्र हो रहा है सर, तो ग्राउंड बना लेंगे। तो इस चैप्टर के सवालों में ग्राउंड को कैसे बनाते हैं सर? तो हम अपने ग्राउंड को एक लेवल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक फ्लैट लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। तो ग्राउंड बना लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक फ्लैट लाइन से सर। तो हमने अपना ग्राउंड बना लिया। यहां पे इतना क्लियर हुआ? तो मुझे बताया जा रहा है सर कि मेरा जो गुब्बारा है वो जमीन से इतना मीटर की ऊंचाई पे हवा में है। मेरा जो गुब्बारा है सर वो जमीन से मान लो इतना मीटर की ऊंचाई पे हवा में है। तो इस चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर कि कभी भी मुझे पता है सर हाइट की बात करनी होती है तो हमेशा वो हाइट परपेंडिकुलर हाइट होता है। और मुझे बोल दिया गया है सर कि मेरा जो गुब्बारा है वो 88.2 मीटर जमीन से हाइट पे है सर। तो यहां पे 88.2 मीटर की हाइट पे मेरा गुब्बारा है सर। मैंने अपना गुब्बारा बना लिया। इतना क्लियर हुआ? सभी को क्लियर होना चाहिए। अब देखो, क्या आपके गुब्बारे के डायमेंशंस पे बात हुई? क्या सवाल के लैंग्वेज में आपके बलून के डायमेंशंस पे बात हो रही है कि किस शेप का बलून है, कितना बड़ा बलून है? तो कहोगे नहीं सर। यानी कि अपने बलून को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे सर। यानी कि अपने बलून को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक पॉइंट से मैंने अपने बलून को यहां पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है सर। तो हमारा ये जो बलून है ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है जमीन से। क्लियर हो गया सर?
अब यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वर की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो लैंग्वेज में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है सर कि ऑब्जर्वर क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर यहां पे आप लाइनों को पढ़ेंगे सर तो क्लियरली दिख रहा है कि अ टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून, यानी कि एक लड़की है सर जो कि बलून को देख रही है। तो यही इसी लाइन को पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि ऑब्जर्वर एक लड़की है और ऑब्जेक्ट जो है सर वो बलून है। तो यहां पे ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है सर, तो ऑब्जेक्ट का काम हमारा बलून कर रहा है। और ऑब्जर्वर कौन है सर, तो ऑब्जर्वर लड़की है। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम वाली बात क्या है, तो प्रॉब्लम वाली बात यहां पे यह है सर कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बारे में तो बताया जा रहा है, लेकिन यह बताया नहीं जा रहा है कि ऑब्जर्वर है कहां पे। ऑब्जर्वर का सवाल के लैंग्वेज में जिक्र जरूर हुआ है सर, लेकिन आप लोगों को यह बताया नहीं गया है कि ऑब्जर्वर लोकेटेड कहां है। ऑब्जर्वर जमीन पे है, हवा में है, ऊपर है, कहां है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो सर आपको जो लास्ट वाले लेक्चर में कंसेप्ट सिखाया था ना, उस कंसेप्ट को यहां पे भी अप्लाई करिए। तो कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो आप तुरंत कहोगे सर कि आगे जाके मेरे एंगल्स पे जो चर्चा हो रही है सर वो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब मिलता है सर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तभी मिल सकता है अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से ऊपर की ओर हो, या इसी लाइन को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी मिलता है सर अगर मेरा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से नीचे हो सर। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका बलून है सर, तो इस लाइन से ये तो क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से कि मेरी ये जो लड़की है सर, ये जो ऑब्जर्वर है वो इससे नीचे की ओर है। अब अपने ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने लड़की को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कहां नीचे रिप्रेजेंट करूं सर, मैं नीचे यहां कहीं हवा में अपनी लड़की को बनाऊं या फिर जमीन पे बनाऊं सर, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। तो यहां पे अगेन सिंपल थिंकिंग का यूज करिए। चूंकि एग्जैक्टली लड़की कहां से ऑब्जर्व कर रही है ये आपको नहीं बताया गया है सर, तो अपने कंसेप्ट को अप्लाई करने के बाद बिल्कुल सिंपल सोचते हुए सर हम ये बोल देंगे कि हम मान लेते हैं कि हमारी जो लड़की है सर वो जमीन से इस बलून को ऑब्जर्व कर रही है। अब हम ये मान लेंगे सर, तो अब जाके मेरे ऑब्जर्वर की लोकेशन यहां पे फाइनलाइज हो पाई है सर। तो यही लड़की क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है। इतना सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे आपकी मर्जी है सर कि आप अपने ऑब्जर्वर को किधर लोकेट करना चाहते हो। आप चाहो तो अपने इस डिवीजन के लेफ्ट साइड में भी ऑब्जर्वर को रख सकते हो या इसके राइट साइड में भी रख सकते हो। दोनों अप्रोच बिल्कुल सही अप्रोच होंगे सर, आप कैसे भी बढ़ सकते हो। मान लो यहां पे मैं लेफ्ट साइड में अपने ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं सर, क्लियर है। तो मान लो यहां पे अपने ऑब्जर्वर को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो क्या आपके ऑब्जर्वर के डायमेंशंस पे बात हुई, बिल्कुल हुई सर। यहां पे बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है सर ये 1.2 मीटर टॉल है, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है सर। तो यहां पे ऑब्जर्वर के डायमेंशन पे बात हो रही है, और उसमें भी कौन से डायमेंशन पे, हाइट वाले डायमेंशन पे बात हो रही है। तो अगर हाइट वाले डायमेंशन के किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे करते हैं सर, एक वर्टिकल लाइन के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको हमेशा यह सिखाया है सर कि अगर हम किसी ऑब्जर्वर को जमीन पे खड़ा मानते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इंसान, वो ऑब्जर्वर बिल्कुल स्ट्रेट जमीन पे खड़ा होगा। यानी मैथमेटिकल टर्म्स में अपनी बात को मैं पुट करूं तो मैं कह दूंगा सर कि वो ऑब्जर्वर, वो इंसान जमीन पे इस तरीके से खड़ा होगा सर कि उसके पैरों के बीच में और जमीन के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए सर। यानी कि हमारे ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करने वाली ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये इस तरीके से हम बनाएंगे सर कि ये जमीन के साथ 90 डिग्री बना रही होगी सर। बना लेते हैं। तो मान लो इस तरफ यहां पे अपने ऑब्जर्वर को मैंने बना लिया जो कि 1.2 मीटर लंबी है। तो मेरी जो ऑब्जर्वर है सर ये 1.2 मीटर लंबी है सर, ठीक है। ये उसके पैर हो गए, ये उसका सर हो गया ऑब्जर्वर का, और ये इस तरीके से है सर कि 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर हो गया। इतनी कहानी सभी को क्लियर है। इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात देखो अब बलून पे वापस आते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि बलून यहां पे हवा में बिल्कुल फिक्स है, बलून मूव कर रहा है सर। हवा के साथ बलून मूव कर रहा है। यहां पे पढ़िए, इट इज मूविंग विद द विंड। बलून के बारे में बताया जा रहा है सर कि हवा के साथ आपका बलून मूव कर रहा है। अब देखो बलून अगर मूव कर रहा है सर हवा के साथ तो कई तरीके से उड़ सकता है।
हो सकता है ये बलून उड़ते उड़ते इधर चला जाए, 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 इधर चला जाए। तो मुद्दा ये सर कि मुझे ये तो बोल दिया गया है कि बलून हवा के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, हवा के साथ बलून मूव कर रहा है सर। तो मूव करते हुए किधर जा रहा है, कैसे डिसाइड करें? तो लैंग्वेज में इसकी जानकारी आपको दी गई है। देखो जानकारी किस तरीके से दी गई है, समझने की कोशिश करना। तो हवा के साथ बलून इस तरीके से मूव कर रहा है सर कि मूवमेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हो रही है। पढ़िए स्टेटमेंट को, बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो समझिएगा बात को, बलून हवा के साथ इस तरीके से मूव कर रहा है सर कि मूवमेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हो रही है। तो यहां पे अगर मैं इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा सर, तो कैसे करूंगा? तो ये मेरा बलून है सर, ठीक है, और मूवमेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हो रही है। यानी कि सर इस पॉइंट से पास करते हुए, यानी कि सर इस पॉइंट से पास करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं सर। और ऑब्वियस सी बात है, अब हम ये कह देंगे कि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हवा के कारण बलून में मूवमेंट हो रही है सर। मुझे इतना बोला गया था कि ये बलून हवा में एक हॉरिजॉन्टल पाथ के अलोंग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मूव कर रहा है सर। तो अगर मैंने एक पॉइंट से बलून को रिप्रेजेंट किया है सर, तो इस पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, और अब मैं क्लियर हूं कि इस बलून का जो भी मूवमेंट है सर, वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हो रहा है। अब देखो, ये जो बात आपको बोली गई है ना कि बलून का मूवमेंट जो है हवा के कारण वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हो रहा है सर, इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकता था, और ये दूसरा तरीका ऑलरेडी हम एक सवाल में पढ़ के आ चुके हैं। वो इसी बात को ऐसे भी बोल सकता था कि हवा के कारण बलून इस तरीके से मूव कर रहा है कि आपका बलून जमीन से एक कांस्टेंट हाइट मेंटेन कर रहा है। इसको कॉपी पे नोट करिए। इसी बात को वो ऐसे भी बोल सकता था कि हवा के कारण आपका बलून इस तरीके से मूव कर रहा है कि आपका बलून हर समय उड़ते हुए जमीन के साथ एक कांस्टेंट हाइट मेंटेन करके चल रहा है। अब इस सिचुएशन पे कैसे सोचना है मैंने आपको सिखाया था, याद करिए, मैंने आपको सिखाया था सर। जब इस सिचुएशन के लिए आप अपने बलून की ट्रैजेक्टरी बनाते हो, बलून के मूवमेंट का पाथ बनाते हो, तो अल्टीमेटली ऐसा ही हॉरिजॉन्टल पाथ निकल के आता है। तो याद रखिएगा, इस वाली बात को बोलने के दो तरीके हैं, एक ये वाला तरीका और एक वो वाला तरीका। दोनों तरीकों को कॉपी पे नोट कर लीजिए सर। क्लियर हो गया? यानी हमारा जो बलून है ना सर, ये इसी पाथ के अलोंग हवा में मूव कर रहा है। तो मुद्दे की बात यह है सर कि चलो ठीक है, इस पाथ के अलोंग मेरा बलून मूव कर रहा है कांस्टेंट हाइट मेंटेन करते हुए। तो मैं अपने मूवमेंट को, मैं अपने बलून के मूवमेंट को किधर लूं सर? मैं अपने बलून को हवा के कारण इधर मूव करवाऊं, या फिर मैं अपने बलून को हवा के कारण इधर मूव करवाऊं सर? ये मेरा मुद्दा है। अब देखो, किधर मूव करवाना है ये आपके फिगर के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब देखो आगे क्या बात बोली जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो आगे बोला जा रहा है सर कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो लड़की है, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हवा में बलून को देखती है। मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब हवा में बलून को देखा तो बलून यहां पे हवा में था सर, ठीक है, समझ गए बात को? तो आपको बोला जा रहा है सर, इस समय जब लड़की ने बलून को देखा तो उस समय बलून के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी थी वो 60 डिग्री के बराबर थी। अब बलून हवा के साथ मूव कर रहा है सर, हवा के साथ उड़ रहा है। अब कुछ देर के बाद फिर से वो लड़की इसी बलून को देखती है। अब हवा के साथ कुछ देर में बलून मूव कर गया होगा सर, तो मूव करने के कारण अब एंगल ऑफ एलिवेशन बदल चुका है और पहले के मुकाबले कम हो गया है, पहले के मुकाबले 30 डिग्री हो गया है सर। यानी कि यहां पे आपको बता दिया गया है कि पहली बार बलिए जब इस ऑब्जर्वर ने, इस लड़की ने बलून को देखा पहली बार, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी 60 डिग्री बन रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर से देखा तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बलून के लिए 30 डिग्री बन रही है। तो इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूंकि यहां पे एंगल की कहानी इस तरीके से आपको बता दी गई है, तो मूवमेंट देखो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा फिगर के हिसाब से। क्यों समझते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया कि पहली बार जब उस लड़की ने बलून को हवा में देखा तो बलून उसको यहां पे दिखा, और इस केस के लिए सवाल ने बता दिया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं 60 डिग्री बनाऊं सर तो कैसा बनेगा समझिएगा। तो अगर मैं 60 डिग्री को बनाऊंगा सर तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सही बात है। अब देखना बात को,
मान लो तुम अपने बलून के मूवमेंट को इधर कंसीडर करते हो, मान लो तुम मानते हो कि मेरा जो बलून है वो हवा के कारण ऐसे मूव कर रहा है सर, तो थोड़ी देर के बाद मूव करते करते मान लो यहां पे बलून आ गया। अब फिर से इस लड़की ने बलून को देखा और अब एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी कम हो गई है सर, थोड़ा सा एंगल बनाइए। तो यहां पे फिर से अगर एंगल की कहानी बनाओगे सर तो हॉरिजॉन्टल तो यही रहने वाला है, अभी ये एंगल की कहानी बन रही है और सवाल कह रहा है कि अब जो सेकंड केस में मूवमेंट के कारण एंगल की कहानी बन रही है सर वो 30 डिग्री के बराबर है। अब देखिए आपने यहां पे जो मूवमेंट मानी है उससे डायग्राम गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है? देखो आपको दिख रहा है सर डायग्राम के हिसाब से कि रेड वाला एंगल ज्यादा बड़ा है, ब्लू वाला एंगल ज्यादा छोटा है, और आपने बड़े वाले एंगल को 30 डिग्री बोल दिया, छोटे वाले को 60 डिग्री बोल दिया। यानी कि आपने जो मूवमेंट माना है उसके हिसाब से आपका डायग्राम जो है सर वो गलत हो जा रहा है। यानी कि इससे आपको समझ में आ गया है कि आपका सही मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। क्या समझ में आ गया है? अब आप तुरंत कह दोगे सर कि सही मूवमेंट का डायरेक्शन अपने फिगर के हिसाब से मुझे इधर लेना पड़ेगा। चूंकि मुझे बोला जा रहा है कि पहले के मुकाबले मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन अब घट जा रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं फिगर की बात करूंगा तो मुझे अपने बलून के मूवमेंट को इधर मान के चलना पड़ेगा सर। अब देखो यहां से क्या बात क्लियर होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने ऑब्जर्वर को इस तरफ लेफ्ट साइड रख के एनालाइज किया, तो मैंने पाया कि मेरे बलून की जो अब सेकंड पोजीशन होगी सर वो राइट साइड में होगी। सही बात है। मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट होता जो कि ऑब्जर्वर को यहां रखता। अब देखो जो स्टूडेंट ऑब्जर्वर को यहां रख के एनालाइज करता उसके लिए यही सिचुएशन कैसी हो जाती, तो उसके लिए अब उसको बलून की मूवमेंट को इस तरफ मानना पड़ता सर। अगर वो ऑब्जर्वर को यहां रखता तो बलून की मूवमेंट को इस तरफ मानना पड़ता। मैंने यहां पे ऑब्जर्वर को यहां पे रखा है तो बलून की मूवमेंट किधर आ रही है? राइट साइड आ रही है सर। तो क्या होगा? सेकेंड केस में चीजें पलट जाएंगी। यानी जो स्टूडेंट ऑब्जर्वर को यहां पे खड़ा करता है सर उसके लिए मूवमेंट बलून की इस तरफ हो जाती है। इस चीज को कॉपी पे नोट करिए। तो बलून की मूवमेंट किधर माननी है ये आपके डायग्राम पे डिपेंड करेगा सर। और इस टाइप की सिचुएशन हम पहले भी देख के आ चुके हैं, याद करिए बिल्डिंग वाले प्रॉब्लम में। इतनी कहानी सभी को क्लियर हुई? क्या क्लियर होनी चाहिए सर। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो मुझे यह समझ में आ गया कि बलून इस तरीके से मूव करेगा सर। अब मान लो यहां पे मैं कंसीडर करता हूं कि दूसरी बार जब मेरे ऑब्जर्वर ने बलून को देखा तो अब बलून हवा के साथ उड़ते हुए मान लो यहां पे पहुंच गया है सर। ठीक है, अब यहां पे ये आपकी पहली पोजीशन बलून की या आपकी दूसरी पोजीशन बलून की सर। तो हमें पता है कि बलून एक कांस्टेंट हाइट मेंटेन करते हुए उड़ रहा है सर। यानी कि अभी भी अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो हाइट यही रहने वाली है 88.2 मीटर्स। हाइट अभी भी यही रहने वाली है सर 88.2 मीटर्स। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं 88.2 मीटर्स। इधर भी लिख लेते हैं सर 88.2 मीटर्स। क्लियर है? अभी भी हाइट इस पोजीशन पे भी यही रहने वाली है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्या क्लियर होना चाहिए? तो मोर ओवर काम कर लिया सर, मोटा मोटी पूरे फिगर को हमने यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है सर। तो हमें यह पहले से पता था सर कि यही जो बलून्स की पोजीशन है यही एक तरीके से मेरे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और यही लड़की मेरी ऑब्जर्वर है सर। यहां पे इतना हमें पता चल चुका है। अब एंगल की कहानी पे जा सकते हैं। तो एंगल की कहानी पे चलते हैं सर। फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल चाहिए सर, लाइन ऑफ साइट चाहिए। अब यहां पे दिख रहा है सर चूंकि दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसी वजह से दो लाइन ऑफ साइट आएगा। यानी कि आगे जाके एनालिसिस के लिए लाइन ऑफ साइट की मदद से दो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा सर। सही बात है, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात। हॉरिजॉन्टल कैसे बनाते हैं सर? तो ऑब्जर्वर अपनी आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ऑब्जर्वर अपनी आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा सर। तो ये रही मेरी ऑब्जर्वर। और मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जर्वर की हाइट कंसीडर होती है तो जो बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट होता है सर उसी पॉइंट को हम ऑब्जर्वर की आंखें मानते हैं। तो यहां पे ऑब्जर्वर की आंखें सीधा देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा सर। सीधा देख लेंगे ऑब्जर्वर की आंखों से, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा सर। तो यहां पे सीधी लाइन बनाने की कोशिश करता हूं मैं। थोड़ा सा सीधी लाइन बनाने की पूरी कोशिश है, पूरी चेष्टा है। सीधी लाइन बनाने की पूरी कोशिश है सर यहां पे। तो ऑलमोस्ट सीधी लाइन हमने यहां पे बना ली सर। तो ये इस तरीके से हमें अपना हॉरिजॉन्टल यहां पे मिल चुका है सर। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मिल गया। अब लाइन ऑफ साइट कैसे मिलता है सर? तो ऑब्जर्वर की आंखों को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर देते हैं, लाइन ऑफ साइट मिल जाता है सर। तो दो लाइन ऑफ साइट मिलेंगे, दोनों यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं।
सबसे पहले सर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन ऑफ साइट मिलेगा, ज्वाइन कर लिया सर, एक लाइन ऑफ साइट मिल गया। अगेन इसके बाद क्या करते हैं सर, यहां पे इसी को अब इससे ज्वाइन कर लेंगे तो दूसरा लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा सर, दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट भी मिल गया, एक बार में सीधी लाइन बन गई, क्या बात है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट मिल चुका है। अब एंगल पे बात कर सकते हैं सर, एंगल पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल, और यहां पे अगर मैं इस ब्लू वाले लाइन ऑफ साइट को कंसीडर करके चलूं सर, तो इनके बीच में मुझे यहां पे दो एंगल बनता हुआ दिख रहा है सर। एक ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है सर, यहां पे ध्यान से देखिएगा, और दूसरा ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है। काम का कौन होता है सर, एक्यूट, यानी इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे सर। क्लियर है? तो ये हमारा पहला एंगल ऑफ एलिवेशन मिल चुका है, क्योंकि हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा। क्लियर हो गया? अब दूसरे एंगल पे चर्चा है सर। तो हॉरिजॉन्टल तो अभी भी यही रहने वाला है, लेकिन अब लाइन ऑफ साइट ये है सर। तो इनके बीच में मुझे एक ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है और एक ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है। काम का कौन होगा सर, एक्यूट होता है, यानी ये वाला नहीं होगा। तो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे देख चुके हैं सर। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन पे 60 डिग्री बन रहा था सर, यानी ये जो ब्लू वाला एंगल है सर, ये 60 डिग्री के बराबर है। अगेन मुझे पता है सर दूसरी पोजीशन पे 30 डिग्री बन रहा था सर, यानी कि यहां पे जो कहानी है वो 30 डिग्री की बन रही है सर। तो यहां पे ओवरऑल फिगर हमारा आ चुका है। इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या क्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट पहले इतनी कहानी ड्रॉ करो। तो सर अपना 70% काम हमने एक तरीके से कर लिया। अब यहां पे इस पर्दे को हटाते हैं और बुक वाले फिगर पे चलते हैं सर। तो अपने पर्दे को हटा दिया, तो यहां पे आप देख पा रहे होगे सर, कुल मिला के बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो फिगर आपको यहां पे मिल रहा होगा। इतनी कहानी सभी को क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर, तो आपको अपने एग्जाम में इस तरीके से लड़की बनाने की जरूरत नहीं है। ये लड़की है, शायद उसकी मम्मी है, साथ में जा रही होगी, पता नहीं है सर। तो आपको इतना डिटेल पूरा बलून वलून बनाने की जरूरत नहीं है, आपको तो यही फिगर मेनली बनाना है सर। तो इसी फिगर में थोड़ी सी और एनालिसिस देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, देखो और ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो ये जो 88.2 मीटर है, कहां की हाइट है सर, तो जमीन से बलून तक की हाइट है। यानी डायग्राम में अगर मैं शो करूंगा सर, तो ये जो पूरी की पूरी हाइट है सर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी की पूरी हाइट है सर, ये आपकी 88.2 मीटर की हाइट है। ये जो पूरी की पूरी हाइट है सर, ये आपकी 88.2 मीटर की हाइट है। ये क्लियरली यहां पे मुझे दिख रहा है। अब देखो यहां पे जब फर्दर चीजों को ऑब्जर्व करोगे सर, तो आपको दिखना चाहिए कि सर ये हॉरिजॉन्टल, सर ये भी हॉरिजॉन्टल, सर ये भी हॉरिजॉन्टल, कुल मिला के तीनों आपस में क्या हो गए सर, पैरेलल हो गए। तो ये तीनों लाइनें आपस में क्या हो गई सर, पैरेलल होगी। अगेन ध्यान दीजिए सर, इस हॉरिजॉन्टल पे सर ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, तो ये तीनों भी आपस में क्या हो गए सर, पैरेलल हो गए। अब थोड़ा सा यहां पे सर ध्यान दीजिएगा, किस पे ध्यान दीजिएगा सर, इस वाले पैरेललोग्राम पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले पैरेललोग्राम पे ध्यान दीजिएगा सर। तो अगर इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करूंगा सर, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गया। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मुझे पता है सर, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर होगी, या फिर कह लो ये लेंथ इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, क्योंकि कुल मिला के सर देखो ये भी एक पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। कुल मिला के सर ये भी एक पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा, ये पूरा का पूरा भी एक पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा सर, क्योंकि हर केस में मुझे दिख रहा है अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। और पैरेललोग्राम के लिए प्रॉपर्टी कहती है सर कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कुल मिला के मैं कह दूंगा सर कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर इस पैरेललोग्राम की बात करूंगा सर, तो कह दूंगा ये इसके बराबर होगा। इस पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो कह दूंगा सर ये इसके बराबर होगा। और ये पूरे की बात करूं तो ऐसे भी दिख रहा है सर ये इसके बराबर है सर। अब जितनी बातें यहां पे मिली है सबको यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करो, ध्यान से देखना। तो कुल मिला के सर ये पूरी चीज भी पैरेललोग्राम का ही काम कर रही है। तो अगर ये पूरी चीज भी पैरेललोग्राम का काम कर रही है सर, तो अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि ये तीनों बराबर होंगे सर। यानी कि ये 1.2 मीटर है, तो इतनी दूर ये भी 1.2 मीटर, इतनी दूर ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा। यानी कि इससे मैं अब यहां पे कह सकता हूं सर, ध्यान से सुनिएगा, पूरा 88.2 था जिसमें इतनी दूर 1.2 है सर। तो इस केस के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं इतनी दूर की हाइट क्या हो जाएगी, इतनी दूर की हाइट क्या हो जाएगी, आप तुरंत कह दोगे सर
कि यहां पे आप 88.2 में से 1.2 को घटा दोगे तो आपके पास यहां पे सर हाइट निकल के आ जाएगी 87 मीटर। क्या आ जाएगी सर? 87 मीटर। तो ये हाइट कितनी है सर? मेरी 87 मीटर है। इतनी कहानी सभी को समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए सर। तो यहां पे इस चीज को लिख लेते हैं कि यहां से यहां तक ये कितना है सर? 87 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 87 है सर, तो ये भी इतनी दूर क्या होगा? 87 मीटर ही होगा सर। क्लियर है? और यहां पे ये 87 हो गया, ये 87, ये 1.2, ये भी 1.2, इसको भी लिख ही लेता हूं सर। ये भी इतनी दूर 1.2 हो गया सर, ये भी इतनी दूर आपका 1.2 हो गया। इसको उड़ा लो, इसका काम हो गया है। इसको भी यहां पे 1.2 मीटर लिख लेते हैं सर। ठीक है, तो पूरा डायग्राम हमने यहां पे मार्क करके कंप्लीट कर लिया। इतनी कहानी सभी को क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए सर। अब प्रॉपर एनालिसिस पे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब आ जाओ वापस इस फिगर में सर। ठीक है, तो ध्यान दो। तो यहां पे अब अगर मैं अपने फिगर में बात कर लूं तो पहली नजर में देखो क्या क्या दिख रहा है। तो पहली नजर में अपने फिगर में सबसे पहली चीज मुझे ये दिख रही है सर कि चूंकि दो लाइन ऑफ साइट हैं, यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल तो कम से कम मिलने ही वाले हैं सर। और मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल दिख भी रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर। यहां पे अपने लाइन ऑफ साइट से एक ये रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है सर, और इसके अलावा यहां पे ये ऑरेंज वाला लाइन ऑफ साइट के कारण सर ये ऑरेंज वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी मुझे दिख रहा है सर। तो अपने लाइन ऑफ साइट के कारण आने वाले हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स को फिगर में हाईलाइट कर लिया है। ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पे मैं तुरंत क्या दूंगा कि ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। कॉमन सेंस की बात है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? समझ में आया? आना चाहिए। अब देखो सर, ये जो इतनी दूर की बात हो रही है ना, ये 88.2 नहीं है, ये पूरा का पूरा 88.2 यहां से लेकर यहां तक है सर। अगर मैं इतनी दूर की बात करूंगा तो इतनी दूर क्या कहानी है सर? तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, इतने दूर 87 मीटर की कहानी है, क्योंकि 88.2 में 1.2 घटा दोगे तब ये हटाएगी। तो ये भी 87 मीटर है सर, ये भी 87 मीटर है। देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको बताना है सर कि ये जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन पे चर्चा हुई है, उस सिचुएशन में मेरे बलून ने कितना डिस्टेंस हवा में ट्रैवल किया। यानी कि पहली बार लड़की ने यहां पे बलून को देखा सर, दूसरी बार लड़की ने बलून को यहां पे देखा। तो इस सिचुएशन में अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा बलून चल रहा है सर, तो आपको बताना है कि इस ड्यूरेशन में आपके बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कुल मिला के आपको कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस कितना होगा। अभी हमने पैरेललोग्राम चीजों को साबित किया है, तो वहां से मुझे पता है सर कि जो ये डिस्टेंस होगा वही तो ये वाला डिस्टेंस होगा सर, वही तो ये वाला डिस्टेंस होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो अल्टीमेटली ये भी आ जाएगा सर। कहानी क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैं कुछ y मान लेता हूं सर। इसको मैंने क्या मान लिया? कुछ y मान लिया। इतना सभी को समझ में आया सर? फिगर में समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहां पे दूसरी चीज अपने फिगर में क्या दिख रही है सर? तो मुझे अपने फिगर में साइड और एंगल के टर्म में ढेर सारी कहानी भी दिख रही है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैथ्स का वो कौन सा कंसेप्ट होता है जो कि साइड और एंगल दोनों के टर्म में बात करता है? तुरंत कह दोगे सर, टी रेशो का कंसेप्ट। अब टी रेशो तो 6 होते हैं, यहां पे कौन से काम कर रहे हैं सर? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपने रेड वाले ट्रायंगल की बात करता हूं। तो रेड वाले ट्रायंगल के लिए मेरा एंगल है 30 डिग्री। इसके हिसाब से ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये पूरा का पूरा बेस हो गया सर। तो देखो यहां पे एनालिसिस पे कौन से साइड पे चर्चा मिल रही है? तो मुझे दिख रहा है सर कि मेरे परपेंडिकुलर पे चर्चा मिल रही है, और इसके अलावा बेस के एक हिस्से पे चर्चा मिल रही है। तो बेस के हिस्से के लिए बेस को लेना पड़ेगा। तो मुझे अपने रेड वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि P और B पे चर्चा मिल रही है, जिस पे डायरेक्टली बात करने वाला कौन होता है? tan या cot। हम लेते किसको है? नॉर्मल वाले को लेते हैं, रेसिप्रोकल वाले को अवॉइड करके चलते हैं, tan को लेंगे। तो रेड वाले ट्रायंगल के लिए समझ में आ चुका है सर कि tan से हमारा काम होने वाला है। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए सर। तो रेड वाले के लिए तो पता कर लिया, अब येलो वाले के लिए पता करते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा सर। देखो यही 87 मीटर ये भी होगा सर, यही 87 यहां से यहां तक ये भी होगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपने येलो वाले राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं एनालाइज करूं सर, तो मेरा एंगल है 60 डिग्री, सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और इतनी दूर बेस हो गया सर। तो देखो यहां पे चर्चा किस पे मिल रही है? तो मेरे ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे परपेंडिकुलर पे तो चर्चा दिख रही है, लेकिन इसके अलावा किसी चीज पे चर्चा नहीं है।
तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि इस टाइप का कंसेप्ट जानते हैं जहां पे एक के लिए टी रेशियो मिल जाता है, दूसरे के लिए नहीं मिल पाता। इस कंसेप्ट के लिए हम जानते हैं सर कि जो टी रेशियो एक के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली वही दूसरे के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो एक के लिए tan पता कर लिया था, तुरंत क्या देंगे सर, दूसरे के लिए भी tan ही इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कि यहां पे अब मैं क्लियर हो चुका हूं कि ऑरेंज वाले के लिए भी मुझे tan का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब भावनाओं को समझिएगा यहां पे और ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा। दोनों के लिए tan लगाना है, मैं क्लियर हो चुका हूं सर। तो यहां पे अब अपने एनालिसिस को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मान लो कौन सा कलर, ब्लू ले लेते हैं। देखो यहां पे, तो यहां पे सबसे पहले मान लो अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं। तो नाम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम O है। क्या है सर? O है। तो इस पॉइंट का नाम L है, ठीक है। तो अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल का मान लो नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल OLP। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OLP, tan के साथ कौन सा एंगल जाएगा सर? तो ऑरेंज वाले के लिए एंगल जाएगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला एंगल। तो tan के साथ 60 डिग्री जाएगा सर। तो tan 60 डिग्री बराबर P बाई बी, फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है 87 मीटर। तो 87 डिवाइडेड बाई बेस। अब देखो फिगर के हिसाब से ये बेस है। अब मुझे ये समझ में आ गया सर कि ये यूज हो रहा है। अब चूंकि ये यूज हो रहा है सर, तो इसको मैंने कुछ x मान लिया। आपकी मर्जी थी, आप इसको OL भी लेके चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको मैंने x मान लिया, तो यहां से मैं x कैलकुलेट कर सकता हूं। कितना हो जाएगा सर x? तो यहां से मैं बोल दूंगा x बराबर हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री इतना मीटर सर। तो कुल मिला के यहां पे 87 डिवाइडेड बाई, मुझे अपने बेसिक एंगल वाले टेबल से पता है सर कि tan 60 √3 होता है, यानी कि 87 बाई √3 मीटर। ये मेरे x की वैल्यू निकल के आ चुकी है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो देखो एक इरैशनल रिजल्ट आ रहा है, क्या कर लेंगे सर? रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज कर लेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 87 बाई √3, ऊपर √3 नीचे √3 सर। तो ऊपर हो गया 87 √3, नीचे √3 का स्क्वायर यानी कि 3। 8 + 7 15, 3 से कट रहा है सर। 3 2 जा 6 हो गया, 3 9 जा 27, यानी कि ये कैलकुलेट होके आ रहा है सर 29 √3 मीटर। यानी ये पूरी चीज कैलकुलेट होके आ रही है सर 29 √3 मीटर। तो हमने अपना x कैलकुलेट कर लिया, कितना आया है सर? 29 √3 मीटर आया है। इतना सभी को समझ में आया? आना चाहिए। फटाफट इतना नोट डाउन करिए, ठीक है सर। तो ऑरेंज वाले के लिए बात कर ली, अब रेड वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OMQ, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMQ, ठीक है। तो यहां पे फिर से मुझे पता है tan का इस्तेमाल करना है, लेकिन अब छोटू वाला एंगल लेना है यानी कि 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर? यहां पे समझिएगा बात को। तो tan 30 डिग्री फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर 87 मीटर है सर। तो 87 डिवाइडेड बाय बेस। अब देखो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूरा का पूरा बेस है, यानी कि y + x, यानी कि सर y + x। ये सभी को क्लियर हुआ? क्या क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें सर, तो अपने बेसिक एंगल वाले टेबल से पता है कि tan 30 होता है 1 बाई √3 बराबर यहां पे कितना हो गया सर? 87 डिवाइड बाई y बाई x हो गया सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा सर y + x बराबर 87 √3। ये बन जाएगा सर y + x बराबर 87 √3। अब देखो x निकाल चुके हो, पुट कर दो, y निकल के आ जाएगा। तो y बराबर 87 √3 माइनस x हो जाएगा। x कितना है सर आपका? 29 √3 मीटर। कितना है सर? 29 √3 मीटर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा y आ जाएगा, और y ही तो निकालना था। यही तो निकालना था कि यहां से यहां तक में बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यही लेंथ इसके बराबर है जिसको हमने y माना है सर। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 30 मान लेंगे तो 30 - 57 कितना हो जाएगा? तो 30 - 87 हो गया 57 + 1 58। कितना हो गया सर? यहां पे ये 58 हो गया सर। क्लियर है? तो 58 √3 मीटर। तो y की वैल्यू आ गई है सर 58 √3 मीटर। आप चाहो तो √3 की 1.732 वैल्यू डाल के इसको अच्छे से कैलकुलेट करके डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, वरना यहां पे भी आंसर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फटाफट चीजों को नोट डाउन करिए। अब देखो
अब चूंकि चीजें रिपीट हो रही है ना सर सवाल में, इसी वजह से हम बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे, हम फटाफट तरीके से अपने एक्सप्लेनेशन को भी कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अपने एक्सप्लेनेशन को हमने ऑलरेडी बहुत सारे सवालों में डिटेल में डिस्कस कर लिया है सर। तो आई होप यहां पे सवाल की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा डिस्टेंस आ चुका है, कितना आया सर 58√3 मीटर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इन केस उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और मैग्नेट ब्रेन दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का थोड़ा सा कंटेंट फ्री में देके बाकी के कंटेंट के लिए खूब ज्यादा पैसे चार्ज करे। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। और मैं आपको यह भी चैलेंज के साथ बता दूं कि फ्री में जितना कंटेंट यहां मिलता है ना, पेड वर्जन में दूसरे चैनल्स पे आपको उतना कंटेंट भी नहीं मिलेगा सर। तो इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। तो अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखें ताकि हम ग्रो करते रहे सर। थैंक यू।